हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष रावत और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में। दोस्तों, आज हमारे रिच डैड पुअर डैड की सीरीज ख़त्म हो चुकी है और इसका जो निष्कर्ष निकला है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल $7,000 में ही कॉलेज की शिक्षा। अब जब यह पुस्तक ख़त्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से ज़िंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता था। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसी पिटी फॉर्मूलों के सहारे ज़िंदगी काटते थे, जैसे कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस किस तरह की शिक्षा का इंतज़ाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, इसी का एक उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की ज़रूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाज़ार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा है उसके कुछ हिस्से में से वो घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना में विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नगद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मज़ा आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले के में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $79,000 का ऑफ़र दिया। उसने तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और ख़रीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 बचे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए लगभग किराएदार ने $1,56,000 का ऑफ़र दिया, जो उस घर में रहता था और उसे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में क्या सोचता हूँ, और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फ़ोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के बाद उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह
कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी हावर्स बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज़्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब इतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं, और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉरपोरेशन में निवेश की हुई हैं। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है वित्तीय रूप से नासमझ लोगों के पास होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्भर व्यक्ति में छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में से बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफ़ी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ज़िंदगी भर किसी सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। ज़्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा समझने के समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेज़ी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं हो सकते। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन में सीखा है कि मैं आपको सिखाने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत लग पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। यह एक बढ़िया पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यही नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखें कि किस तरह आप पैसे के लिए अपना कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की ज़रूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपने बुद्धि का प्रयोग करें। काम में जुटे। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। यह आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतज़ार कर रही है। यह कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप ज़िंदगी का नाम के महान उपहार की बहुत सा सुख भोगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी का एजुमिलेशन
एक एजुकेशनल, कमर्शियल, 3 तरह की आय। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 तरह की अलग अलग आय होती है। पहले होती है अर्जित आय, दूसरी होती है निष्क्रिय आय, तीसरी होती है पोर्टफोलियो आय। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वो मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे डैडी ने मैं कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेटों के निवेशों से हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट्स से प्राप्त होती है। पेपर एसेट्स यानी स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो आय वह आय है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। वे अर्जित आय के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की योग्यता। वे कहते थे अर्जित आय पर टैक्स सबसे ज़्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यह एक कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। सरकार उस आय पर ज़्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और उस आय पर कम टैक्स लगा दिया जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। मेरी दूसरी बुक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने व्यापारिक जगत में मिलने वाले 4 तरह के लोगों के बारे में समझा है। वे हैं ई एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ज़्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 लोगों की तरह ही मूलभूत अंतरों के बारे में लिखी गई है, और उनमें यह भी सुझाया गया है कि किस तरह अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। वास्तव में हमारे ज़्यादातर उत्पाद ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बी या आई क्वाड्रेंट में हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच गेट्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने इस महत्वपूर्ण तथ्य का ज़्यादा विस्तार से रेखांकित किया है कि अर्जित आय और निष्क्रिय आय को पोर्टफोलियो आय में किस तरह बदला जा सकता है। अमीर डैडी कहा करते थे सच्चा निवेशक केवल यही करता है कि वह अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदल सके। अगर आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो निवेश करना खतरनाक नहीं है, यह केवल कॉमन सेंस की बात है। आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, आर्थिक स्वतंत्रता और ढेर सारी दौलत की कुंजी है किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता या योग्यता। यह वही दक्षता है जिसे माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज़्यादा समय लगाया। उस योग्यता के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, और हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्वामी हैं जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती है, और हम पोर्टफोलियो आय के लिए शेयर बाजार में आईपीओ या निजी रूप में भाग लेते हैं। हमने अपने पार्टनर शेरॉन लेक्टर के साथ मिलकर यह वित्तीय बौद्धिकता की कंपनी भी बनाई है जो पुस्तकें, टेप और खेल बनाती और प्रकाशित करती है। हमारे शैक्षणिक उत्पाद इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सकें जो अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वे योग्यताएं जिनके द्वारा अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। हमने जो 3 बोर्ड गेम्स बनाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे हमें वे बातें सीखने को मिलती हैं जो किसी पुस्तक में नहीं सीखी जा सकती। उदाहरण के तौर पर आप केवल पुस्तक पढ़कर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशंस गेम कैश फ्लो 101 जो वयस्कों के लिए परिष्कृत खेल है, और कैश फ्लो फॉर किड्स खिलाड़ियों को मूलभूत निवेश दक्षताएं सिखाते हैं कि किस तरह अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये गेम्स दुनिया में अपनी तरह के अनूठे शैक्षणिक उत्पाद हैं जो इन सारी दक्षताओं को एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो 102 का बृहद संस्करण है, और इसमें कैश फ्लो 101 की गेम बोर्ड की ही ज़रूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में परिष्कृत ट्रेडिंग तकनीकी, शॉर्ट सेलिंग,
कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, स्टेडल्स इत्यादि आते हैं। कोई व्यक्ति जो इन परिष्कृत तकनीकों को समझता है पैसा कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, एक सच्चा निवेशक ऊपर जाने वाले बाजार और नीचे आने वाले बाजार दोनों में ही पैसे कमा सकता है। उनके ज़्यादा पैसे कमाने के कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहा करते थे उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में, औसत निवेशक उतना ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसे गंवाने का डर होता है। औसत निवेशक यह नहीं जानता कि वह किस तरह नुकसान से खुद को बचा सकता है, और यही कैश फ्लो 202 में सिखाया जाता है। औसत निवेशक सोचता है कि निवेश खतरनाक है क्योंकि औसत निवेशक को प्रोफेशनल निवेशक होने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। जैसा अमेरिका में सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बुफे का कहना है, खतरा तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स मूलभूत निवेश और तकनीकी निवेशों की बुनियादी बातें सिखाते हैं, और साथ में ही लोगों को इनमें मज़ा भी आता है। मुझे कभी कभार यह सुनने को मिलता है, आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं। अमेरिका में कैश फ्लो 101 की कीमत $195, कैश फ्लो 202 की कीमत $95 और कैश फ्लो फॉर किड्स की कीमत $39.95। हमारे सभी खेल उत्पाद संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, और इनमें ऑडियो कैसेट्स, वीडियोज और या पुस्तकें भी शामिल हैं। हमारी कीमतों का एक कारण यह भी है कि हम हर साल केवल एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन करते हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और जवाब देता हूँ, हाँ वे महंगे हैं, खासकर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम्स से की जाए। और तब मैं खुद से चुपचाप यह कहता हूँ, परंतु मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी महंगी कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ढेर सारा चेक्स चुकाना पड़ता है और निवेश के बाज़ार में अपना पैसा गंवाने के आतंक से जीना पड़ता है। जब मैं इस तरह का कोई व्यक्ति ज़्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस आय के किस तरह अपने पास रखा जाए और उसे नुकसान से बचाया जाए, यही प्रचुर संपत्ति का रहस्य है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर आप 3 तरह की आय के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं और आप वे दक्षताएं नहीं सीखते हैं जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित करते हैं, तो आप शायद ज़िंदगी भर अपनी ज़्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि आपको सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और सालों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं इन 3 प्रकार की आयों के बीच में अंतर के बारे में जाने, और यह भी हम किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए यह मूलभूत वित्तीय शिक्षा थी। 3 आयों में अंतरों को जानना और भिन्न भिन्न आय प्राप्त करने के निवेश की दक्षताओं को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए मूलभूत शिक्षा है जो अमीर बनना चाहता है और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास किस्म की स्वतंत्रता जो केवल कुछ ही लोग हासिल कर पाएंगे। जैसे अमीर डैडी सबक 1 में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। अमीर डैडी कहते थे, अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जबकि निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है जिसके लिए आपका पैसा मेहनत करता है। और आयों के बीच इस छोटे से अंतर को समझना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के अंत में है। और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। सीखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है? 1994 में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद मैं दूसरों को अमीर डैडी की नसीहतें सिखाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। आप पढ़ने में इतना ही सीख सकते हैं, आप पुस्तक पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। मुझे अचानक समझ में आया कि अमीर डैडी ने बार बार दोहरा कर मुझे सिखाया था, इसलिए मैंने शैक्षणिक बोर्ड गेम्स को बनाना शुरू किया। मेरे विचार में जटिल विषयों को सीखने के लिए वे सबसे आसान और बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि किस तरह ज़्यादा निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय हासिल की जा सकती है, तो आपके लिए कैश फ्लो का खेल
एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को सुधारने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे खेल उत्पाद पर रखने के लिए 90 दिन की रिस्क फ्री कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करता हूं कि आप खेल खरीदने के बाद इन 90 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कम से कम 6 बार पूरा खेलें। अगर आपको यह लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है या यह खेल ज़्यादा मुश्किल है तो आप खेल को अच्छी हालत में लौटा दें और हमें आपका पैसा वापस लौटाने में खुशी होगी। नियमों और रणनीतियों को समझने के लिए आपको खेलों को कम से कम 2 बार खेलने की ज़रूरत होगी। दूसरी बार के बाद खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और आपका ज्ञान तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अगर आप एक कैश फ्लो गेम खरीदते हैं और इसे नहीं खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। अगर आप इसे कम से कम 6 बार खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए हर खेल एक अनमोल खेल साबित होगा। लेखक के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी। लोगों के आर्थिक रूप से संघर्ष करने का मुख्य कारण यह है कि सालों तक स्कूल जाने के बावजूद उन्होंने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। इसका परिणाम यह है कि लोगों के पैसे के लिए काम करना सीख जाते हैं परंतु वे पैसे से अपने लिए काम करवाना कभी नहीं सीख पाते। रॉबर्ट का कहना है, हवाई में पले बड़े रॉबर्ट चौथी पीढ़ी के जापानी अमेरिकी हैं। वे शिक्षकों एक गरिमामय परिवार से आए हैं। उनके डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। हाई स्कूल के बाद रॉबर्ट की शिक्षा न्यूयॉर्क में हुई और ग्रेजुएशन के बाद वे यूएस मरीन कॉर्प्स में शामिल होकर एक ऑफिसर और हेलीकॉप्टर गन से पायलट के रूप में वियतनाम चले गए। युद्ध से लौटने के बाद रॉबर्ट का बिजनेस करियर शुरू हुआ। 1977 में उन्होंने एक कंपनी स्थापित की जिसने बाजार में पहले नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट्स उतारे जो करोड़ों डॉलर का विश्वव्यापी उत्पाद बन गया। वे और उनके उत्पाद रनर्स वर्ल्ड, जेंटलमैन क्वार्टरली सक्सेस मैगजीन, न्यूज़ वीक और यहाँ तक कि प्लेबॉय में फीचर हुए हैं। व्यवसाय जगत को छोड़कर उन्होंने 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक कंपनी की सहायता की जो 7 देशों में काम कर रही थी और लाखों ग्रेजुएट को व्यवसाय और निवेश सिखा रही है। 47 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद रॉबर्ट वही कर रहे हैं जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, वो है निवेश। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई के बारे में चिंतित रॉबर्ट ने कैश फ्लो गेम बोर्ड की रचना की जो धन का खेल सिखाता है जो अब तक केवल अमीरों को ही आता था। हालांकि रॉबर्ट का व्यवसाय रियल एस्टेट और पूंजी की कंपनियों को विकसित करना है परंतु उसकी असली प्रेम और मकसद शिक्षा देना है। उन्होंने ऑग मेंडिगो, जिग जिगलर, एंथनी रॉबिन्सन जैसे महान लोगों के साथ स्टेज कार्यक्रमों में भाषण दिए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश स्पष्ट है, अपने धन के लिए जिम्मेदार लें या फिर जिंदगी भर दूसरों के आदेशों का पालन करें। आप या तो अपने पैसे का मालिक हैं या फिर इसके गुलाम। रॉबर्ट की कक्षाएं 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक चलती हैं जिनमें लोगों को अमीरों के रहस्य सिखाए जाते हैं। हालांकि उनके विषय निवेश से लेकर ज़्यादा मुनाफे और कम जोखिम होते हैं। आपको बच्चों को अमीर बनाना सिखाना होता है, कंपनी शुरू करना और उसे बेचना होता है। उनका एक जोरदार संदेश है और यह संदेश है, अपने भीतर सोए हुए पैसे के जीनियस को जगाएं। आपका जीनियस बाहर निकालने का इंतजार कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध वक्ता और लेखक एंथनी रॉबिन्सन रॉबर्ट के काम के बारे में यह कहते हैं, शिक्षा में रॉबर्ट कियोसाकी का काम सशक्त, प्रभावी और ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं उनकी कोशिशों को सलाम करता हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा अनुशंसा करता हूँ। महान आर्थिक परिवर्तन के दौर में रॉबर्ट का संदेश अनमोल है। तो आज हमारा ये रिच डैड पुअर डैड का संपूर्ण बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पाठकों के लिए मेरे हिसाब से संदेश है, अगर आप इस बुक को लाइक करें, पढ़ें और मेरे हिसाब से आपको जितना हो सके जितनी बार हो सके पढ़ना है। तो इसमें बुक में बहुत सी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेट अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी रिच डैड पुअर डैड बुक समाप्त होती है। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे स्वॉर्च। तो इस बुक की सीरीज हम अगले बार से शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।